मंच पर आसीन और सभागार में उपस्थित सभी हमारे स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं सभागार में उपस्थित हमारे सभी युवा साथी सभी को नमस्कार करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मायावती में हूँ। कई वर्षों से ऐसी इच्छा थी कि मैं मायावती आ पाऊँ और पहले तो मुझे बहुत सारे स्पष्टीकरण देने हैं, समय की अपनी सीमा है। तो सबसे पहला वाला जो स्पष्टीकरण है वह यह है कि मैं बड़ौदा में स्वामी जी ने एक दीवान साहब के घर पर कुछ समय बिताया था। वहाँ आज विवेकानंद मेमोरियल हॉल है। आज से कई वर्षों पहले 2017 में मेरा सौभाग्य हुआ कि जिस हॉल में स्वामी जी ठहरे थे, रुके थे, उन्होंने ध्यान किया, प्रवचन किया, वहां मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। उस भाषण के पश्चात एक समाचार पत्र ने ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया कि ऐसा लग रहा था जैसे 21वीं सदी के विवेकानंद बोल रहे हो। वह दूर दूर तक सत्य नहीं है, वह समाचार पत्र की भाषा है। मैं स्वामी जी के विचारों के अंश मात्र को लेकर चलने का मैंने प्रयास किया है। दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि आप ये तो देख ही रहे हैं, जब स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज बोलते हैं तो किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आत्मश्रद्धानंद जी महाराज भी बोलते हैं तो किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं बोलता हूँ तो एक स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो इंटेलेक्चुअल, ये फिजिकल हाइट की बात है, ठीक उसी तरह एक इंटेलेक्चुअल हाइट है, एक स्पिरिचुअल हाइट है। तो वो सब तो चल ही रहा था। अभी थोड़ी यूथ से बातचीत करनी है तो थोड़ी टेक लगानी है, इस कारण मुझे लगाया गया है। तो वो भी स्पष्ट रखना है। इसके अलावा मैं किसी और काम के लिए यहाँ नहीं। विषय है हाउ हैज स्वामी विवेकानंद बीन एन इंस्पिरेशन फॉर यू। मैं बता सकता हूँ, बताने का प्रयास कर सकता हूँ। एक तो कहानियों से विषय रखना शुरू करूंगा। यहीं बैठा सोच रहा था कि क्या बोलना चाहिए। तो मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, पटना में रहता था उस समय। उसके पहले का समय बिहार के छोटे गांवों और शहरों में बीता और मुझे नॉर्वे जाने का अवसर मिला। भारत से कुछ विद्यार्थियों को, 3-4 विद्यार्थियों को चुना गया और उन्हें 3-4 दिनों के लिए नॉर्वे जाना था। तो मैं तैयार था। पहली बार जीवन में नॉर्वे जाता। 6 महीने वहां दिन होता है, 6 महीने रात होती है। परंतु तब तक पता चला कि कुछ ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी थी जिस कारण मैं नॉर्वे नहीं जा आया कि एक और किसी अलग प्रतियोगिता में, योजना में मेरा चयन हुआ है, जहां भारत के 9 बालक और 9 बालिकाओं को, 9 विद्यार्थी, 9 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, उन्हें जापान जाने का अवसर मिलेगा और वो 14 दिनों तक जापान में रहेंगे और देखेंगे कि एटम बम गिरने के बावजूद कैसे जापान अपने आप को एक सफल राष्ट्र के रूप में, उन्नत राष्ट्र के रूप में गढ़ पाया। मैं प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता का कारण यह था कि मैं बचपन से स्वामी जी के विचारों को पढ़ता था और स्वामी जी का ऐसा कहना था कि भारत के हर एक युवा को एक बार जापान जाना चाहिए। तो मैंने सोचा अच्छा हुआ, पहला देश में जो जाऊंगा वह नॉर्वे नहीं होगा, वह जापान होगा। मैं जापान पहुंचा। जापान की बहुत सारी कहानियां हैं। एक ईमेल है जो मैं अपने पिताजी को लिखता हूँ जापान से, जिसमें मैं लिखता हूँ टोक्यो में मुझे कुछ समय बिताने को मिला, हिरोशिमा में कुछ समय बिताने को मिला। हमारे एक जापानीज स्वामी जी भी हैं। मैं 4-5 शब्द जापानीज में बोल सकता हूँ, मतलब 4-5 वाक्य यहाँ पर है मायावती में। तो जापान में एक ईमेल मैंने पिताजी को लिखा कि हमें कुछ दिन टोक्यो में रखा गया, कुछ दिन हिरोशिमा में। हम 7 स्टार 5 स्टार फैसिलिटीज में रहते थे, परंतु 2 दिनों के लिए हम एक जापानीज परिवार में रहे। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का परिवार था, समृद्ध परिवार था, परंतु वे कार्यालय अपने साइकिल से जाते थे। उनके पास टोयोटा की 2-2, 3-3 गाड़ियां थी। कार्यालय साइकिल से जाते थे। उन्होंने मुझे बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया। तो मैं सोचा मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। तो उस समय विद्यार्थियों के लिए एक अराइज और एक स्टूडेंट पैक आता था। स्वामी जी की लगभग 10 पुस्तिकाएं होती थी, वो एक अराइज और एक बुक पैकेट में होता था। तो मैंने उस जापानीज परिवार को उसके बाद निकाल कर वो अराइज और एक स्टूडेंट पैक दिया और फिर पिताजी को ईमेल लिखा कि आज मैं इस परिवार से यहाँ से निकल रहा हूँ 2 दिन रहने के बाद, और मैं उन्हें देने का कुछ सोचा तो मुझे कुछ नहीं ध्यान में आया। तो मैंने अराइज और एक स्टूडेंट पैक दिया है कि ये स्वामी जी के विचार हैं, इन्हें ही लेकर मैं जापान आया हूँ, तो ये आप रखें। उस परिवार में बच्चे भी थे, वो पढ़ेंगे। जापान में एक घटना घटी। एक दिन हमें एक
दर्शनीय स्थल जाना था, परंतु तब तक कुछ ऐसा हुआ, तब तक मैंने केवल घर का खाना खाया था। तो जापान में हमें रेस्टोरेंट का खाना खाना पड़ता था, तो मैं खा नहीं पाता था, तो तबीयत थोड़ी खराब हो गई। ऐसे 10-10 वर्षों में एक बार कभी तबीयत खराब होती है। तबीयत बिगड़ गई तो मुझे अस्पताल जाना पड़ा। तो बाकी लोग घूमने गए, मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने एक अच्छी बात बताई, वो जितने भी किशोर और युवा हैं उनके लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत जगह तुम घूमने जाओगे, कि इतनी कम उम्र में जापान आए हो तो अभी बहुत तुम्हें जाना है। कहीं भी जाना तो एक चीज और एक चीज पकड़ लेना। अगर चावल मिल गया तो चावल पकड़ लेना, रोटी मिल गई तो रोटी पकड़ लेना, और एक चीज साथ में ले लेना। कुछ ना मिले तो एक बटर पकड़ लेना और वो खाना। तो मैंने उसके बाद उस काम को किया लंबे समय तक। परंतु जापान में जब मैं हॉस्पिटल से लौट के आया तो सबने बोला कि भाई देखो, हम तो यहाँ घूमने गए, वहां घूमने गए, तुम्हारा ये सब कुछ छूट गया। मैंने बोला ईश्वर की कुछ ऐसी योजना थी कि मैं जापान के स्वास्थ्य उपक्रम को भी देख कर आ जाऊँ। ये वाला अनुभव बाकी के लिए नहीं था। मैं आज से 3-4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इंडियन इथोस फॉर मॉडल मैनेजमेंट करके एक सेमिनार था, वहां जा रहा था। अहमदाबाद उतरा, अहमदाबाद से राजकोट हमें जाना था। मेरा परम सौभाग्य था कि मैं श्रीमद स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज के साथ जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी, जो हमारे चालक थे उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज आपके लिए चाय ले आऊं? तो हाँ, मुझसे उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। तो महाराज के लिए वो चाय लेकर आए। नहीं, वो इग्नोर्ड यूथ की तरह नहीं, दूसरे कारण से नहीं पूछा। महाराज के लिए वो चाय लेकर आए, मेरे लिए कोका कोला की एक बड़ी बोतल। तो महाराज तब तक मुझसे बातचीत कर रहे थे। महाराज थोड़े चिंतित हुए शायद। महाराज ने मुझसे अंग्रेजी में पूछा कि शरद क्या है, तुम कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक पीते हो सामान्य रूप से? नहीं, उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे लिए पूछा क्यों नहीं? तो हमारे जो चालक थे वो अति उत्साह में वो बोल बैठे कि महाराज मैं शरद जी को लाता ले जाता हूँ अहमदाबाद से राजकोट बहुत बार, तो ये तो दिन भर कोका कोला ही पीते हैं। तो महाराज ने मुझे अंग्रेजी में थोड़ी सी डांट लगाई, वो आशीर्वाद था। उन्होंने कहा योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, इफ यू कैन अवॉइड दिस सॉफ्ट ड्रिंक। तो उस दिन से मैंने कोका कोला पीना छोड़ दिया। मैंने महाराज को बोला कि महाराज आई एम डिटैच्ड टू इट, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, ऑप्शंस नहीं मिलते, इस कारण पी लेता हूं, पर मैं डिटैच्ड हूं। आज आपने भेजना, मैं आज से छोड़ देता हूं। 2 रात पहले मैं मायावती पहुंचा। उल्टियों का क्रम रुक नहीं रहा था। रास्ते में भाई साहब हमारे साथ त्रिभुवन जी थे, उन्होंने कहा आप कोका कोला पी लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने मनी मन सोचा कि स्वामी जी कहते हैं अलग अलग विषयों में टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। यहाँ तो मैंने रिसॉल्व ही ले रखा है, अब उल्टियों का क्रम रोकने के लिए वो कोका कोला पियो। जो शुद्धिदानंद जी महाराज को मिला तो 2 ही इच्छाएं मन में थी, एक की ये कोका कोला जीवन में कभी नहीं छूना, दूसरा मायावती जरूर आना है। ये तो बड़ा बुरा हो गया, 9वीं के छात्र को नॉर्वे जाने का अवसर मिलता है और उसके बाद पुनः कभी वो अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं 2016 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे जाने का पुनः अवसर मिला, परंतु जो पहला अवसर था वो जापान जाने का मिला। क्योंकि शायद मन में ऐसी इच्छा थी कि स्वामी जी ने कहा है भारतीय युवा को जापान जाना है, तो मुझे पहली बार जापान जाना है। मैं अमेरिका पहुंचा तो बड़ी इच्छा थी कि पहली बार बॉस्टन जाऊं, तो सही में पहली बार बॉस्टन पहुंचा। इस कारण हम यहाँ पर जब हैं, मन में जितनी भी ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी लक्ष्य हम अपने लिए तय करते हैं, यह एक विश्वास रखना है कि बाधाएं आती हैं, किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति आती है, उस बीच हमें चट्टानों की तरफ खड़ा रहना है। दूसरी तरफ बात यह भी है कि जिन विषम परिस्थितियों के बीच से हम आते हैं, जिस प्रकार की आसपास की स्थिति हम देखते हैं, उसमें मन को विचलित करने छोटी सी टीम ने, एक छोटी सी टोली ने विश्व में और कहां-कहां जीवन है, ब्रह्मांड में और कहां-कहां जीवन है, इस पर शोध करने का प्रयास किया। दशकों तक उन्होंने दुनिया के सबसे उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को लगाकर इस शोध को किया। अंत में, और आप उसको जानते हैं, एलियन आप कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं, अंत में उन्होंने एक महिला थी, अच्छी वैज्ञानिक थी, उनको इस शोध की टीम में लिया। उन्होंने कुछ अच्छे अनुभव रखे। वो जो महिला थी वो दिव्यांग थी। उन्होंने कहा परेशानी यह है, जब हम ब्रह्मांड की खोज में जाते हैं तो हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हम जैसे देखते हैं वैसा ही दुनिया में अगर कोई और भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है, कोई एलियंस है, तो ऐसे ही देखते होंगे।
हम जैसे बोलते हैं वो वैसे ही बोलते होंगे, हम जैसे चलते हैं वो वैसे ही चलते होंगे। इस कारण जो दुनिया भर में जो और जीवन की हम खोज करते हैं ठीक वैसे ही करते हैं जैसे हमें अपने जीवन के अनुभव है। हम स्पेस शटल में, इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों को लगाते हैं उनको भी हम उसी प्रकार से लगाते हैं। परंतु आप अगर एक अनुभव देखें तो स्पेस शटल्स में जो सबसे ज्यादा जहां आवाज आती है उसके पास बैठा जो वैज्ञानिक होता है वो अपने जीवन काल में कुछ समय के बाद सुनने की क्षमता उसकी घट जाती है, जिसको आप धीरे धीरे बहरा होना बोलते हैं। वो इतने लंबे समय तक स्पेस शटल में इतनी तेज आवाज आती रहती है जिसके पास वो बैठता है कि उसकी सुनने की जो क्षमता है चली जाती है। उसका काम क्या है, उसको वहां पर नोट करते रहना है, परंतु साथ में जो आवाज आ रही है उसके कारण वो सुनने की क्षमता घटती है। और वह महिला वैज्ञानिक कहती हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि एक व्यक्ति जो बधिर हो, जिसके सुनने की क्षमता पहले से ही ना हो, अगर हम वहां पर बैठे तो वो कितना उत्कृष्ट काम करेगा। उसे कोई परेशानी नहीं होगी स्पेस शटल की कौन सी आवाज आ रही है कौन सी नहीं। वो महिला वैज्ञानिक वहां तक रुकती नहीं है, वो एविडेंशियल बात करने के क्रम में एक और विषय रखती है। एक बार एक स्पेस प्रोजेक्ट में नासा के बहुत बड़ी आग लग गई। आग लगने पर सबसे पहले क्या हुआ, पूरा का पूरा स्पेस प्रोग्राम जो था, जिस बिल्डिंग में वो पूरी की पूरी स्पेस फैसिलिटी थी, अंधेरा छा गया। एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, लोकल स्टाफ, अंधेरे में किसी को यह ध्यान नहीं था कि स्विच बोर्ड कहां है। अंधेरे में किसी को ध्यान नहीं था कि निकलने के रास्ते कहां है, आने जाने का मार्ग क्या है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे इस अंतरिक्ष परियोजना के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति रहता जो दृष्टिहीन रहता, जिसको दिखता नहीं, तो रोज दिन उस रास्ते को अपने आप अंधेरे में छानता हुआ आता और उसके पीछे पूरी की पूरी टोली निकल सकती थी, वैज्ञानिक निकल सकते थे, जितने भी अंतरिक्ष यान में काम करने वाले लोग हैं वो सब निकल सकते थे। उन्होंने कहा कि जिनके पास हाथ और पैर होते हैं उन्हें हम स्पेस में भेजने के पहले स्विमिंग सिखाते हैं, उन्हें हम तैराकी सिखाते हैं, परंतु जिनके पास हाथ और पैर उस प्रकार से नहीं होते, और उन्हें उसकी बात इस कारण कर रहा हूं कि बहुत बार हम सोचते हैं कि हम पहाड़ों में हैं, बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। मैं बिहार के छोटे गांव में पला बढ़ा, जानकारी कम, अवसर कम, शिक्षा के और बाकी प्रकार की जो भी अच्छी फैसिलिटी जिसको आप कहते हैं वो कम थी। शायद स्वामी जी के विचारों का जीवन में प्रवेश होने के कारण नासा के ये रिसर्च एक कोने में हो रहा होगा, उस समय ये मेरे ध्यान में नहीं था, परंतु मन में ऐसा विचार आया कि ये सब कोई विषम परिस्थितियां नहीं है, ये सब कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है, यह प्रशिक्षण है और यह काम आएगा जीवन में। तो मैं पहला विचार वो चाहता हूं कि आप पहाड़ों के बीच रहते हुए, अपने विद्यालय में जाते हुए अपने मन में चट्टान की तरह जिस बात को तय कर ले वह यह है कि जो भी बात आपको आज प्रतिकूल लगती है, जो भी परिस्थिति आज आपको विषम लगती है, वो आपके प्रशिक्षण का अंग है। और इस कारण भारत के राष्ट्रीय जीवन में, भारत की राष्ट्रीय यात्रा में जो कुछ भी सक्षमताओं की आवश्यकता होगी, जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, उसमें से कुछ सक्षमता और प्रशिक्षण पहाड़ के इस जीवन में, लोहाघाट में रहते हुए, चंपावत में रहते हुए आपके अंदर तैयार हो रहा है। आप देखते हैं कई सारे लोगों से बहुत सफलता प्राप्त करने के बाद पूछा जाता है कि यह आपके अंदर अद्भुत कौशल था या आपके अंदर अद्भुत क्षमता थी, यह कहां से आई, और बहुत बार वे बड़े सरल रूप से बताते हैं, नहीं ये तो हम करते हुए आ रहे थे। तो इस कारण यह विचार अपने मन में लेकर चलना अनिवार्य है। मेरी जीवन यात्रा में स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। चोरी का बढ़िया आरोप लगा, परंतु वह चोरी का जो आरोप है वो मेरे पहले जो स्वामी जी को मेरे घर में पढ़ रहे थे उनके ऊपर है, पर वह अच्छा आरोप है। मेरे पिताजी गांव से निकलकर पटना आए और पटना में उन्होंने विश्वविद्यालय के अलावा, विद्यालय के अलावा अपना सबसे बड़ा घर अगर किसी स्थान को बनाया तो रामकृष्ण मिशन आश्रम के पुस्तकालय को बनाया। पटना में 1970-1980 के दशक में जब वो रामकृष्ण मिशन के पुस्तकालय में पढ़ रहे थे तो ऐसा उनका कहना है कि उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि वे रामकृष्ण मिशन में या तो सन्यासी निकलेंगे, और अगर जीवन में अलग अलग कारणों से उन्हें गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा, परिवार के दबाव में या फिर बाकी यात्रा के कारण, तो वे अपने बच्चों का नाम स्वामी जी पर रखेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी का चयन किया है, इसका पुण्य आपको मिलेगा। मुझे वह पुण्य शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ने चयन किया कि भाई इस बालक का नाम स्वामी जी के नाम पर रहेगा, परंतु उसके बाद उन्होंने अपना दायित्व समझा कि किसी के नाम में विवेक डालना सिर्फ सराहनीय नहीं है, अब उसे बताना होगा कि किसके नाम पर तुम्हारा नाम रखा गया है। तो मैंने जीवन के पहले 12 वर्ष बिहार के छोटे गांवों में बिताए हैं, छोटे शहरों में बिताए हैं, किराए के घरों में बिताए हैं।
सिर्फ एक ही स्थिति हर जगह एक जैसी थी, वह यह था कि किराए के उन घरों में जिन चार दीवारी के बीच में हम रहते थे, उन चारों दीवारों पर अंग्रेजी और हिंदी में ठाकुर मां और स्वामी जी के विचार लगे हुए थे। और हर दिन जब हम सुबह उठते तो हम स्वामी जी के विचार पढ़ा करते थे, जोर जोर से बोलकर अंग्रेजी और हिंदी में। उसके बाद ही हम किसी काम में लगते। मैं उसे आज भी अपने शिक्षा का पहला पड़ाव मानता हूं, पहला तरीका मानता हूं। जो दूसरा तरीका था हमारी पढ़ाई लिखाई का, हम समाचार पत्र रोज पढ़ा करते थे और बिहार के उन गांवों में आप ही की तरह वहां समाचार पत्र एक दिन लेट आते थे। और जो तीसरा तरीका था वह यह था, माताजी पिताजी किताब कॉपी खरीद कर लाते थे और हम घर पर ही पढ़ा करते थे। और इन तीन तरीकों से जो मेरी शिक्षा दीक्षा हो रही थी, उसमें आज जो आप डिक्शनरी नाम की संस्था सुनते हैं, जो पिछले 16 वर्षों से भारत के अलग अलग जगहों पर डिक्शनरी के माध्यम से जो काम करने का सौभाग्य मिला है। डिक्शनरी की यात्रा प्रारंभ होती है मेरी अपनी जीवन यात्रा से। किताब कॉपी में जो हम पढ़ रहे थे वो अच्छा था, उससे हमें दुनिया के बारे में पता चल रहा था। परंतु मैं समाचार पत्र में हर वर्ष लगभग 3 तरह के विद्यार्थियों के बारे में पढ़ता था। मेरा विश्वास है कि समाचार पत्र में, टेलीविजन माध्यम से या सोशल मीडिया माध्यम से आप भी ऐसे 3 विद्यार्थियों के आसपास जरूर पहुंचते होंगे। कोई ना कोई ऐसा विद्यार्थी जो किसी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पूरी छात्रवृत्ति पर पढ़ने जाता था। कोई ना कोई ऐसा विद्यार्थी जो किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता था। और कोई ना कोई ऐसा विद्यार्थी जो कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतता था। मैं छोटा बच्चा था, आसपास अच्छे विद्यालय नहीं थे, तो मेरा कहीं भी नामांकन नहीं था, मैं घर पे पढ़ा करता था। 12 वर्ष तक यात्रा ऐसी ही चली। मन में ऐसी अभिलाषा होती थी, आकांक्षा होती थी कि मैं भी भारत का प्रतिनिधित्व किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर करूं, किसी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पूरी छात्रवृत्ति पर पढ़ने जाऊं और मैं भी कोई अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतूं। परंतु विद्यालय में नामांकन नहीं था, तो क्या समाचार पत्र में छपता, तो मैं उसे लिख लिया करता था कि कौन सी प्रतियोगिता थी, कौन सा मंच था, कौन सी छात्रवृत्ति थी, स्कॉलरशिप था और इसमें कौन भाग ले सकता है और कैसे। यह क्रम चलता रहा। मैं जब 12 वर्ष का हुआ तो बड़े भाई बहन को बोर्ड परीक्षा देनी थी, इस कारण हम माताजी के साथ पटना चले आए। पटना आने के बाद मेरे पास एक डायरी भर चुकी थी जिसमें ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिताएं, छात्रवृत्ति, मैंने सब में भाग लेना शुरू किया। और बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जब तक मैं 12वीं में पहुंचा तब तक लगभग 200 ऐसी स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और लगभग 6 देशों में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व। कभी कोई साथी घर आते थे या बड़े बुजुर्ग भी घर आते थे तो देखते थे कि स्विच बोर्ड पर भी स्वामी जी का विचार लगा हुआ है, वो दीवार पर भी स्वामी जी का विचार लगा हुआ है। तो कई बार हंसी मजाक में भी पूछते थे, छोटे बच्चे हैं, इन्हें साधु सन्यासी का विचार देते हैं, क्या है। तो उस समय तक जिनको कभी भी गलती से भी इस बात का भ्रम होता था, इस बात पे लगता था कि भाई छोटे बच्चों को किसका विचार देना है, वो तो अब घर पे जरूर आते हैं कि स्वामी जी की कोई पुस्तक है क्या, बच्चों को कहां से स्वामी जी पढ़ाना शुरू करें। तो स्वामी जी का विचार कम उम्र पर जो जीवन में प्रवेश करता है वो कभी जाता नहीं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मंचों पर लोग पूछते हैं स्वामी जी को कब पढ़ना शुरू किया, तो बताना मुश्किल होता है क्योंकि हम कहते हैं कि स्वामी जी तो सॉफ्टवेयर की तरह है, बाकी सब तो हार्डवेयर का काम था। स्वामी जी के विचार शुद्धिदानंद जी महाराज ने उसी यात्रा में मुझसे पहली बार किसी ने इस प्रकार से पूछा। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, बोलते हो कि 5 साल का था, 8 साल का था तो स्वामी जी को पढ़ा, उस समय स्वामी जी को कैसे देखते थे। तो क्षण भर सोचकर 2-4 सेकंड लगे और मैंने कहा महाराज को, मैं स्वामी जी को सुपर हीरो की तरह देखता था। सुपर हीरो इस कारण क्योंकि जिस समय हम देखते हैं कि पूरे भारत में अंधकार छाया हुआ था, लोग निराश थे, भारत पराधीन था, हमारे लाल किले पर हमारा तिरंगा नहीं फहराया जाता था, उस समय स्वामी जी 1893 में शिकागो पहुंचते हैं और वो जो भाषण देते हैं उसको विश्व उसके 125-130 साल बाद भी याद रखता है। तो हम जो सुपर हीरो, मैं बिना टेलीविजन के बड़ा हुआ हूं, पर जिस सुपर हीरो के बारे में हम कार्टून में देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, वो तो ऐसा ही होता है, अंधकार में प्रकाश की तरह होता है। जब सब दौड़ते हैं तो वो उड़ता है, जब सब फुसफुसाते हैं तो वो गरजता है। स्वामी जी मेरे लिए बचपन में वैसे ही थे कि वो शिकागो गए और उन्होंने वहां जाकर जो बोला, जिस कहानी का चयन किया, उस कहानी का चयन हमें पहाड़ों में रहकर करना है। स्वामी जी चाहते तो शिकागो में कह सकते थे मैं पनानी भारत से आता हूँ, स्वामी जी चाहते तो शिकागो में कह सकते थे मैं दरिद्र भारत से आता हूँ, स्वामी जी चाहते तो कह सकते थे कि अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं है, यहाँ की ठंड बहुत है, परंतु स्वामी जी ने यह नहीं चुना। वहां स्वामी जी ने उन्हीं की भाषा में, सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद, उनका पता खो गया था, वे ऑफिशियल नॉमिनी नहीं थे, सारी तरह की विषम परिस्थितियों के बावजूद स्वामी जी को मालूम था कि मैं यहाँ क्यों आया हूं।
और स्वामी जी ने भारत की एक बेटर स्टोरी चूज की। हमारे जीवन में हमेशा हमारे पास एक कहानी है चुनने के लिए कि मैं तो कुछ नहीं सीख सकता, मुझे मास्टर साहब जब अलजेब्रा पढ़ा रहे थे तो मैं नहीं सीख पाया। और उसी समय हमारे पास एक और कहानी है कहने के लिए कि खेल के मैदान में तो मैंने बहुत नियम सीखे हैं, मैंने बैडमिंटन के नियम सीखे हैं, मैंने क्रिकेट की नियम सीखे हैं, मैंने भाषाएं सीखी हैं। मुझे जब कुछ बोलना नहीं आता था तब भी मैं माता जी से भोजन मांग पाता था। जब मैं बहुत छोटा शिशु था और बीमार होता था तो बिना भाषा के बता पाता था कि मैं बीमार हूं, मुझे सबके ध्यान की आवश्यकता है। तो वो बेटर स्टोरी हम अपने जीवन का जब चुनते हैं तो हम एक बेटर पाथ पर जाते हैं। स्वामी जी ने भारत की जो बेटर स्टोरी चुनी शिकागो में, इस कारण 130 वर्ष बाद भी दुनिया अपने लिए जब एक बेटर पाथ चुनती है तो शिकागो वो सुपर हीरो स्वामी जी में मैं कम उम्र में महसूस कर पाता था। दूसरा, हम जिस भी महामानव की बात करते हैं आधुनिक भारत की यात्रा में, हम गांधी जी की बात करते हैं, हम नेहरू की बात करते हैं, हम अंबेडकर की बात करते हैं, हम पटेल की बात करते हैं, शायद ही कोई ऐसा भारतीय महामानव है जिसके जीवन में स्वामी जी के आने के बाद बदलाव नहीं आया हो, और स्वामी जी के आने के पहले वह जैसा था वो वैसा उसके बाद भी रहा हो। जब गांधी जी स्वयं कहते हैं कि स्वामी जी को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में भारत प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, तो हम सोच सकते हैं कि स्वामी जी का एक विचार जब जीवन में प्रवेश कर जाता है तो हम अपनी जीवन यात्रा के लिए किस प्रकार से तैयार होते हैं। आप में से ढेर सारे युवा ऐसे होंगे जिनका रामकृष्ण मिशन का, अद्वैत आश्रम का संपर्क पुराना होगा। आप में से ढेर सारे युवा ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्वामी जी को पढ़ा होगा। स्वामी जी की लायन और शीप लायन की कहानी जब हमें बचपन में पढ़ाई गई, और वो कहानी सब जानते हैं लायन और शीप लायन की? अच्छा, कुछ लोग जानते हैं, पर मैं पूरी कहानी में अभी नहीं जाऊंगा। पर लायन और शीप लायन की कहानी स्वामी जी की जब पहली बार पढ़ाई गई और यह ध्यान में आया कि अरे हम तो लायन हैं, हम शीप लायन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वह कहानी है, अभी समय भी है तो मैं कहानी कह भी देता हूं। तो वह कहानी है, हम बहुत छोटे होते थे और जब वो कहानी पहली बार पढ़ी कि एक छोटा सा गधेड़िया बालक था, शेपर्ड बॉय, और वो अपने शीप को लेकर रोज एक जगह से दूसरी जगह जाता था। एक बार एक लायनेस थी, उन्होंने जब शीप को देखा, ढेर सारे शीप को, तो उन्होंने अटैक किया। मिड एयर जब वो थी तो वो लायनेस प्रेग्नेंट थी, वो गिरते समय वो डेड हो गई, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, पर उन्होंने एक लायन कब को जन्म दिया। यह गधेड़िया बालक जैसे शिशु होते हैं, जैसे बालक होते हैं, किशोर होते हैं, वैसा ही था। उसने अपने जो छोटे छोटे शीप थे वैसा ही उस छोटे लायन को भी समझा, वो उसे लेकर घर चला गया। और अब वो रोज दिन अपने शीप के साथ रोज घूमने निकलता, उनको अपने जितने भी शीप थे उन्हें वो घास चरवाता, वो सब मैं करते, वे दूध पीते, वे घास खाते और वे रहते। और उसी प्रकार से उसने वो जो छोटा सा लायन है उसको भी रोज खेलने कूदने, घास खाने, दूध पीने के लिए वो रोज लेकर जाता है। अब टर्मिनोलॉजी की स्पष्टता के लिए हम धीरे धीरे उसे शीप लायन कहेंगे। तो वो शीप लायन ऐसे ही बड़ा हो रहा था, करते करते एक ऐसी स्थिति हुई जहां रोज सारे के सारे शीप बैं करते हुए जाते, और वो छोटा सा शीप लायन भी अब बड़ा हो गया था, वो भी बैं करते हुए जाता, वो भी घास। एक ऐसी स्थिति आई जहां एक लायन ने दूर से देखा कि ये चल क्या रहा है, तो उसने सोचा कि इसे चेज करके रोकूं। ये कैसा लायन है जो कि इस प्रकार से बैं करते जाता है, घास खाता है, दूध पीता है और इतने शीप की तरह रहता है, हमेशा डरा दुबका चलता रहता है। तो उसने दौड़ना शुरू किया तो आप कल्पना कर सकते हैं सारे के सारे शीप भागने लग गए, परंतु सबसे आगे भागने वाले देवता हमारे शीप लायन देवता थे। वो भाग रहे थे बैं करते हुए, और उन्होंने बोलना शुरू किया, भाई मैं तो शीप हूं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। उसे उन्होंने दबोचा और पूछा, ए कौन हो तुम? तो मैं तो शीप हूं। नहीं, तुम शीप नहीं हो, तुम लायन हो। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो शीप हूं, मैं तो घास खाता हूं, मैं तो दूध पीता हूं, मैं दिन भर इनके साथ घूमता हूं। और नहीं, मैं क्या हूं? तो लायन। तुम भी लायन? नहीं, आप लायन हो, लायन जैसे दिखते हो। उसे लेकर वो पानी के पास गए और उन्हें बोला, ये मेरी परछाई देखो। हाँ लायन। अपनी परछाई देखो। हाँ, पर मैं शीप हूं। नहीं, तुम क्या खाते हो? घास खाते। तो उन्होंने उनका जो मेन्यू होता है लायन का, वो वाला मेन्यू खिलाया, थोड़ा सा रखाओ, खाया। हाँ ठीक है, उसकी असली प्रवृत्ति तो वही थी। उसके बाद उन्होंने कहा और के मैं क्या लगा के रखा है, यही भाषा है क्या तुम्हारी? तो हाँ, भाषा, व्याकरण, शब्दावली सभी। गरजो, तो गरजा। जब वो गरजा तब उसने रियलाइज किया, मैं लायन जैसा दिखता हूं, मैं लायन जैसा खाता हूं, मैं लायन हूं। ये भाव
एक बार बचपन में, और मेरा मानना है भारत के किसी युवा के अंदर ये भाव घुस गया तो उसके बाद आपके बगल वाले शीप लायन बै 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 करते रह सकते हैं, आप उनसे एक नहीं हो पाएंगे। 2016 में मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 की हमारी एक अंडर 30 समिट होती है, जहां दुनिया के जो भी 30 अंडर 30 लीडर्स हैं वो जाते हैं। तो हमसे मिलने के लिए बहुत सारे अच्छे लोगों को बुलाते हैं। उसमें से उन्होंने माइकल फेल्प्स को एक बार बुलाया। माइकल फेल्प्स का नाम आप सबने सुना है? मोस्ट गोल्ड्स इन वन ओलंपिक्स एंड मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम्स। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला व्यक्ति। तो माइकल फेल्प्स हमारे साथ सुबह जॉगिंग के लिए गए और वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठे। ब्रेकफास्ट पे बैठने पर माइकल फेल्प्स को ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 सीईओज ने, जो भी यंग लीडर्स थे, उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, छेड़ना शुरू किया अलग अलग प्रश्न। तो माइकल फेल्प्स ने एक कहानी सुनाई। उसके 3 पार्ट हैं, मैं तीनों पार्ट जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने पहली बात जो बताई वो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बताया कि देखो, कोई भी स्विमर 5 दिन ट्रेनिंग करता है और 2 दिन विश्राम करता है, पर अगर तुम ओलंपियन बनना चाहते हो तो हमारे पास एक अलग योजना है, तुम बताओ उसके लिए तैयार हो कि नहीं। तो उसने बोला कि क्या है? उन्होंने बोला हम 6 दिन ट्रेनिंग करेंगे और 1 दिन रिकवरी के लिए वेट करेंगे। बहुत छोटी उम्र थी माइकल फेल्प्स की तब। माइकल फेल्प्स ने बोला वो तो ठीक है, पर ओलंपियन स्विमर्स तो ऐसे नहीं करते। तो उन्होंने बोला देखो, जब तक तुम ओलंपिक्स में पहुंचोगे तब तक तुम्हारी उम्र बहुत कम होगी, परंतु अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग याद आएगी तो तुम्हें मालूम होगा कि इस 10 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद जब तुम सबसे युवा होगे ओलंपिक के उस स्टेज पर जहां तुम पानी में कूदने वाले होगे, तो बगल वाला तुमसे उम्र में बड़ा हो सकता है, अनुभव में बड़ा हो सकता है, परंतु प्रशिक्षण में तुम उससे, और उनकी कुछ कैलकुलेशन थी कि 520 दिन आगे ट्रेनिंग में तुम उनसे खड़े हो। तो the first part of the story I like to narrate it to dexterity kids. It is called Phelps and mathematics. That is the mathematics of training. You do not need that training from, you do not need that confidence from anywhere outside. It comes from inside. That is Phelps and mathematics. The second is Phelps and friends. अब 6 दिन उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। साथी उनके आप ही के साथी जैसे थे, रोज आके बोलते थे कि माइकल, we went for a picnic yesterday, you missed out. Michael, we went for a birthday yesterday, you missed out. Michael, we were all partying yesterday, you missed out. माइकल बड़े परेशान। माइकल ने बोला, माइकल फेल्प्स ने, कि ये मैंने प्रत्यक्ष कहानी सुनी है। माइकल फेल्प्स ने बोला मैं बड़ा परेशान हो गया, जितने जब जो मिलता था वो यही बोलता था। जैसे आपके साथ हो सकता है कि ये रोज आश्रम जाता है, ये रोज लाइब्रेरी जाता है, ये रोज स्वामी जी पढ़ता है। और माइकल फेल्प्स ने बोला इतना परेशान हो गया कि भाई वी आर डूइंग दिस, यू आर मिसिंग आउट, वी आर डूइंग दैट, यू आर मिसिंग आउट। माइकल फेल्प्स बहुत छोटे थे, उन्होंने बोला मैं एक दिन बड़ा परेशान हो गया। तो मैंने बोला one day I am going to do something that nobody else is going to be able to do. उन्होंने ऐसा कर भी दिया। और जो तीसरा था, वो तीसरा यह था कि माइकल फेल्प्स ने, और ये बहुत आवश्यक है, माइकल फेल्प्स ने बोला कि मैं जब पानी में कूदता हूं उसके पहले मैं 3 चीजें विजुअलाइज करता हूं। पहला, सब कुछ अच्छा जा रहा है, मैं सबसे आगे स्विम कर रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी बरकरार रखूं ताकि मैं वो स्विमिंग फिनिश कर दूं और विनर हूं। दूसरा, मैं इमेजिन करता हूं सब कुछ खराब जा रहा है, मैं सबसे पीछे हूं, मेरा जो बेस्ट कंपटीशन है वो आगे है और मुझे अपनी सारी जितनी एनर्जी बच गई है सब झोंक देना है ताकि मैं किसी तरह आगे पहुंच जाऊं और मैं वो रेस जीत जाऊं। और तीसरा माइकल फेल्प्स बोलते हैं, जो इमेजिन करते हैं, दुनिया का सबसे डेकोरेटेड ओलंपियन, कि मैं जो तीसरा विजुअलाइज करता हूं वो यह है कि नेक टू नेक कंपटीशन है, फाइनल माइक्रो सेकंड है ओलंपिक्स का और मेरा बेस्ट कंपटीशन और मैं लाइन टू लाइन है, अंदर में वो फाइनल जो एक्स फैक्टर है वो मुझे एक्सक्रूशिएटिंग पेन में ओपन कर देना है ताकि मैं वो लास्ट डेडलॉक ब्रेक कर दूं और मैं वो रेस जीत जाऊं। आपको जापान, नॉर्वे, माइकल फेल्प्स इसलिए बताया है नासा कि जितनी विषम परिस्थितियां हैं, जितनी भिन्नता परिस्थिति में है, उसको अपनी शक्ति मानना, उसको अपना प्रशिक्षण मानना, उससे अपने कौशल का विकास करके भारत की समाज यात्रा, राष्ट्रीय यात्रा, अपनी जीवन यात्रा, अपने परिवार को मजबूत करने, समाज राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए।
जो दूसरी बात है वह यह है, फिल्म्स एंड मैथमेटिक्स, आवर ट्रेनिंग डिफाइंस वेयर वी गो। मेरी यात्रा, मैं तो बहुत छोटा हूं, बहुत कम जीवन का अनुभव है, पर मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं, हम संगठन में डेक्सेलिटी में कहते हैं डेक्सेलिटी के बच्चे 200 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति के साथ दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, और मैं उन्हें अक्सर कहता हूं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन से ग्रेजुएट करते हैं। हम हार्वर्ड को मानते होंगे दुनिया का शीर्ष विश्वविद्यालय, बट वे 10,000 हार्वर्ड ग्रेजुएट्स अगर सही में काम में लग जाते तो दुनिया से हम पॉवर्टी हटा सकते थे, एग्रीकल्चर की स्थिति बेहतर कर सकते थे, हम बिजनेस को एथिकल बना सकते थे, हम डिप्लोमेसी को वैल्यू बेस्ड बना सकते थे। हम इसलिए नहीं बना पाते हैं बिकॉज़ दे आर फियरफुल हार्वर्ड ग्रेजुएट्स। उन्हें लगता है कि पेचेक हमारा अगला कहां से आएगा, उन्हें लगता है हमारी सैलरी अगली कहां से आएगी। अगर वहां 100 भी स्वामी जी को पढ़ने वाले ग्रेजुएट्स हो और डेक्सेलिटी ग्रेजुएट्स के सामने हम वो विचार रखते हैं, यू आर फियरलेस, इफ योर सॉफ्टवेयर इज स्वामी जी सॉफ्टवेयर, then you will remember that I hold every educated person a traitor who despite having been educated at the cost of others pays the least heed to them। हमें मालूम होगा कि हमारी शिक्षा की यात्रा, अगर हमारी जीवन यात्रा में हमारी शिक्षा किसी के काम नहीं आती तो स्वामी जी हमें देशद्रोही मानते हैं, हमें गद्दार मानते हैं, और बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि हमारा जन्म तो कोई हमने चूज नहीं किया है कि हम किस पिन कोड में पैदा होंगे, हम किस परिवार में पैदा होंगे। हम कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो तब स्कूल गए जब देश की बहुत बड़ी आबादी स्कूल से बाहर बैठी थी। हम कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो तब कॉलेज गए जब देश की बड़ी आबादी कॉलेज से बाहर बैठी थी। हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां जो विवाहित होंगे उनके मेरा वाला प्लान अलग है, वो पूछेंगे हमसे कि जब इतने सारे बच्चे स्कूलों के बाहर बैठे थे आपकी स्कूली शिक्षा का क्या प्रभाव था समाज पर, जब इतने सारे लोग बाहर बैठे थे तो आपकी डिग्री का क्या प्रभाव था समाज पर, आपने जो विज्ञान पढ़ा वो विज्ञान समाज के किस काम में आया, और क्या वो विज्ञान हमें सिर्फ चंद्रयान और मंगलयान तक ले गया, या ट्रैफिक के जाम में एम्बुलेंस को बाहर निकालने में भी वो विज्ञान काम आया। यह प्रश्न स्वामी जी ने पूछने। हम जिस स्वामी जी की बात करते हैं वो स्वामी जी किसी समय पर जाकर कहते हैं कि देशभक्ति का मेरा भी एक आदर्श है, और इसी कारण मुझे जब लोग पूछते हैं कि ये काम क्यों करते, कैसे करते हैं, तो मैं यह इसलिए कह पाता हूं क्योंकि कोर में स्वामी जी जब काम करते हैं तो स्वामी जी का वो देश पूछना, स्वयं से पूछना अनिवार्य है कि जब हम दूसरे की पीड़ा को देखते हैं, जब देखते हैं एक बच्चा विद्यालय के बाहर है, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, जब हम देखते हैं एक परिवार दरिद्रता में, कष्ट में जी रहा है, तो क्या वह हमें भी पीड़ा देता है? या फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने के क्रम में हम एंडलेस स्क्रॉलिंग विदाउट एनी पॉजिंग करते हैं। जब हम पॉज नहीं करते तो हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जब हम रिफ्लेक्ट नहीं करते तो हम डीप इंटेंसिटी के साथ फील नहीं कर पाते। और स्वामी जी का पहला देशभक्ति का आदर्श है, डू यू फील? डू यू फील फॉर द पुअर? डू यू फील फॉर द इलिटरेट? डू यू फील फॉर द इम्पावरिश्ड, द डेस्टिट्यूट? वो अनिवार्य है, वो देशभक्ति का पहला आदर्श है। परंतु स्वामी जी साधारण तो थे नहीं, वो जो दूसरा आदर्श रखते हैं हमारे सामने वो अत्यंत अनिवार्य है। वह पूछते हैं, या तो ठीक है कि तुम्हें पीड़ा होती है, क्या उस पीड़ा को हटाने के लिए तुमने कोई युक्ति सोची है, क्या तुमने कोई उपाय सोचा है? यह कहना सिर्फ अच्छा नहीं है कि भाई उत्तराखंड के अंदर यह है वह नहीं है, या सिर्फ कहना सामान्य हो सकता है कि विद्यालय में यह है वह नहीं है। हमें वो उपाय सोचना होगा कि इस पीड़ा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। और स्वामी जी फिर तीसरी बात रखते हैं, और यहां पर दिस इज स्वामी जी कहते हैं ना, स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज ने बताया, माय फेथ लाइज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन। पर स्वामी जी उस मॉडर्न जनरेशन के लिए डू यू फील, हैव यू कम अप विद अ प्लान के बाद तीसरी बात रखते हैं, वह यह है, स्वामी जी कहते हैं कि अगर सारी स्थितियां विषम हो जाए, सामने परिस्थिति चट्टान की तरह हो, लोग हाथों में नंगी तलवारें लिए सामने आ जाए, तब भी अगर तुमने जो उपाय सोचा है उस पथ पर तुम चलते रहोगे, तब तुम सच्चे देशभक्त हो। यह देशभक्ति की परिभाषा लेकर हमें विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाना चाहिए। मेरे समय की सीमा है, मुझे लगता है अंतिम 1 मिनट या 2 मिनट है, मैं वो बोलकर बात खत्म करूंगा। परंतु इस कारण, हाउ हैज स्वामी जी बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन माय लाइफ? दिस इज हाउ स्वामी जी हैज बीन एन इंस्पिरेशन इन माय लाइफ। स्वामी जी's मैसेज टू मी वाज, बिल्ड योरसेल्फ टू बिल्ड भारत। आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो आप अपने परिवार को मजबूत नहीं कर सकते। आप जब अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपना परिवार जो 4 दीवारी के अंदर रहता है वह बहुत छोटा परिवार है, अपना परिवार जो पूरे देश और विश्व में रहता है वो बहुत बड़ा परिवार है। और अपने परिवार का काम जब हम पूरा कर पाए, उसके बाद पूरे देश विदेश का काम करना भी हमारा काम है। वो स्वामी जी ने हमें दिया है। जो इस प्रेरणा के साथ मैं जब 16 वर्ष का था तो
12 वर्ष की आयु में पहली बार विद्यालय आया, 16 वर्ष तक लगभग 6 देशों में जाने का अनुभव हुआ, 200 स्थानीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती जो मैंने बताया। तब मैंने देखा कि भारत के छोटे गांवों और शहरों से आने वाले बच्चे वे प्रतिभावान हैं, वे परिश्रमी हैं, वे भी चाहें तो दुनिया के किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं, शीर्ष पर जाकर भारत का नेतृत्व कर सकते हैं। और डेक्सटेरिटी में हमने स्वामी जी के विचार, सेवक नेतृत्व के विचार को लिया। साथ ही साथ हमने यह भी सोचा कि स्थानीय प्रेरणा स्रोत होना अनिवार्य है। अगर स्वामी जी नहीं होते तो शायद इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स इस प्रकार से तैयार नहीं होते। ठीक उसी तरह आज हमें लगता है कि 1.5 अरब की आबादी भारत की होने जा रही है। हमें गांव से निकलने वाली पहली बच्ची जो फुल स्कॉलरशिप पर कॉलेज जाती हो, गांव से निकलने वाला पहला बच्चा जो कोई नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन जीतता हो, गांव से निकलने वाले वे पहले बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में जाते हो, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में, उनको तैयार करना अनिवार्य है। जब हम उनको देखते हैं तो आसपास के बच्चों को देखकर लगता है नहीं नहीं, ये गांव के रास्ते सिर्फ एक एग्जामिनेशन तक, सिर्फ एक नौकरी तक, सिर्फ एक मुकाम तक नहीं ले जाते, ये गांव के रास्ते पूरे दुनिया से हमें जोड़ते हैं। तो 2008 में 16 वर्ष की आयु में मैंने डेक्सटेरिटी में यह यात्रा प्रारंभ की। मैं अंतिम के कुछ सेकंड में आपको बस रिपोर्ट दे करके जाकर बैठ जाता हूं, फिर पुनः आना होगा मायावती तो आपके विद्यालयों में आऊंगा, विश्वविद्यालयों में आऊंगा। और 16 वर्षों में मैंने पाया जब छोटे बच्चों के अंदर स्वामी जी के ये विचार हमने भरे, तो आज बिहार की एक छोटी सी झोपड़ी में एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति पर पेंसिल्वेनिया में पढ़ रहा है। आज तमिलनाडु में एक छोटे से किसान परिवार से आने वाली एक बच्ची तिरुपुर से आज यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है। आज आसाम में एक शिक्षिका की छोटी सी बेटी बॉस्टन में पढ़ रही है। गुजरात में एक साड़ी व्यापारी, छोटे मतलब बहुत बड़े व्यापारी नहीं, छोटी सी दुकान चलाने वाले व्यापारी, उनकी बेटी वहां की बेस्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर भी है और यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी है। और आप पूछ सकते हैं इन बच्चों के मन में स्वामी जी का विचार कैसे काम करता है। तो उस छोटी सी झोपड़ी से जब वह बच्चा सिलेक्ट हुआ जाने के लिए, तो 4 दिन तक मीडिया उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ी रही। बाद में एक मीडिया वाले ने बोला कि ये एक ऐसी झोपड़ी है जिसके अंदर हम और आप प्रवेश नहीं करेंगे, पर हम कैमरा लेकर अंदर जा रहे हैं। जब वो अंदर घुसे उस झोपड़ी के, तो एक खाट पड़ी थी, खाट पर 3 पुस्तकें थी, तीनों स्वामी जी की पुस्तकें थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जाने वाली वो बच्ची जब मीडिया उसका इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने सोचा कि हमारी प्यारी छोटी बच्ची है, तमिलनाडु से आती है, अंग्रेजी और हिंदी में उससे प्रश्न कर रहे हैं। मैं भी एक बार इंटरव्यू देखने का प्रयास किया। मैंने देखा उसने A4 साइज में स्वामी जी का फोटो प्रिंट आउट करके अपने पीछे लगाया हुआ था और बार बार कह रही थी मैं उस शिकागो जा रही हूँ जहां पर स्वामी जी गए थे, मुझे स्वामी जी से प्रेरणा मिली। और अंततः आप ये मान सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होता है स्वामी जी का, परंतु जब हार्डवेयर बाकी कंप्यूटर्स का लगने लगता है तो कैसे काम करता है। मैं अपने कुछ स्वामी जी लोगों को बता रहा था, जब गुजरात की वह बच्ची वहां की बेस्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर भी है और यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी है। मैं बॉस्टन पहुंचा तो मैंने उसे बोला मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट्स ऑफिस देखना चाहता हूं। तो उसने बोला आप आइए। मैं जब प्रेसिडेंट्स ऑफिस पहुंचा तो उनके पास एक मास्ट हेड है, एक बहुत बड़ा हाइट पे बना रहता है कि उनकी प्रेसिडेंसी में उनका विचार क्या रहेगा। उस मास्ट हेड के ऊपर लिखा था, और आप में से जो पहले से परिचित हैं वो जानते हैं क्या लिखा था। उस मास्ट हेड के ऊपर लिखा हुआ था ऑल द पावर इन द वर्ल्ड इज विद इन अस, इट इज अस हु हैव केप्ट आवर हैंड्स ऑन आवर आईज एंड क्राइड दैट इट इज डार्क। मैंने उस बच्ची से पूछा कि आज मैं आ रहा था इसलिए स्वामी जी का ये विचार तुम्हारे स्टूडेंट गवर्नमेंट के मास्टहेड पर लिखा है क्या? उसने बोला नहीं, मैं जब चुनकर आई तो मैंने सबसे पहले सेनेट में सबको कहा कि मैं इन स्वामी जी के विचारों को लेकर बचपन से ट्रेन हुई हूं, और स्वामी जी हमें ये बहुत पावरफुल विचार देते हैं कि हम कहीं भी पैदा हो सकते हैं दुनिया में। हमारे अंदर दुनिया की सारी शक्ति विराजमान है। हमने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया और कहा है कि सब कुछ अंधकारमय है, सब कुछ अविश्वास भर लिया है हमने। हम अगर वो विश्वास रखें तो हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर दुनिया में अपने उस पावर को जाकर ट्रांसफॉर्मेटिव वे में लगा सकते हैं। इसलिए इसे हम मास्टहेड पर लिखें क्या? और उसके सारे सेनेटर्स ने कहा कि नहीं, यही आइडिया लेके हमारी स्टूडेंट गवर्नमेंट काम करेगी, तो तुम एज प्रेसिडेंट उसको मास्टहेड पर सही में लिख दो। और उन्होंने वो लिखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्वामी जी आपके जीवन में उसी पावर को अनलीश करने का विश्वास भरे। इसलिए आप जब भी स्वामी जी सोचे तो अपने और स्वामी जी के बीच का वो रिलेशन एस्टैब्लिश करें और सोचे कि उस सुपर हीरो ने भारत के हजारों वर्षों के भविष्य के लिए क्या क्या किया। हम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और इमीडिएटली आफ्टर
अपने देश और विश्व के लिए क्या करेंगे, ये हर दिन सोचना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर बिहार में एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा एक झोपड़ी से निकलकर 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति के साथ पेंसिल्वेनिया जा सकता है, तो आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे और दुनिया के हर कोने में जाकर बड़ा काम कर सकते हैं और वापस आकर उसका आपको